हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 6 का जो इकाई 3 है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है, आज इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है और इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे अभ्यास 3A। इकाई 2 हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे पूर्णांक क्या है और इसमें अभ्यास 3A को आज हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। इकाई 3 पूर्णांक है, इसको इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। तो सबसे पहला काम हमको यही करना है कि पूर्णांक क्या होता है, पहले यही समझना है। तो पूर्णांक समझने के लिए इसका जो नाम है पूर्णांक, अगर इसके नाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो पूर्ण अंक, 2 शब्दों से मिलकर बना है पूर्णांक। तो पूर्ण मतलब होता है पूरा और अंक का मतलब होता है अंक। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूरा अंक, जितने भी अंक हैं सभी पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। इसमें माइनस वाले अंक भी आएंगे और इसमें प्लस वाले अंक भी आएंगे। इस पूर्णांक को ऐसे संख्या रेखा के माध्यम से समझेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। यहां पर मान लीजिए 0 है, फिर इधर 1 2 3 और ऐसे इनफाइनाइट तक। इतना बात आया होगा समझ में। फिर 0 के जब बाएं तरफ जाते हैं तो इधर माइनस साइन का यूज होगा। माइनस में हर अंक आपको इधर देखने को मिलेगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट तक होता है। तो पूर्णांक का मतलब हुआ कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी अंक या जितने भी संख्या रहेंगे सभी क्या होंगे, सभी पूर्णांक होंगे। -5 क्या है, पूर्णांक है। +5 क्या है, पूर्णांक है। तो इसी प्रकार से अगर माइनस में कोई अंक दिया है तो भी वो पूर्णांक है, प्लस में अगर कोई अंक या संख्या दिया है तो भी वह पूर्णांक है। पूर्णांक को इस प्रकार से समझेंगे कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसी के बीच में सभी संख्या, जितने भी संख्या है सब इसी के बीच में आपको मिल जाएगा। -10 क्या है, पूर्णांक है। +10 क्या है, पूर्णांक है। -8 क्या है, पूर्णांक है। -50 क्या है, पूर्णांक है। +50 क्या है, पूर्णांक है। तो माइनस और प्लस सभी संख्याएं जितने हैं, सभी अंक जितने हैं सब किसके अंतर्गत आएंगे, पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे। तो पूर्णांक में आपको धनात्मक संख्याएं भी मिलेंगी और ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें मिलेंगी। तो ये है पूर्णांक। अब इसमें जो अभ्यास 3A दिया है, इसमें हम लोग सवाल को हल करेंगे। जो जितने भी सवाल दिए गए हैं सवाल को हल करेंगे तो ये पूर्णांक जो है वो ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा कि पूर्णांक होता क्या है। वैसे एग्जाम्पल के लिए जितना इसके लिए यूज में था उतना इसका जो बेसिक था वो हम बता दिए कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर और प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी अंक, जितने भी संख्याएं हैं सभी पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे। इसमें एक सवाल दिया है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पहला सवाल जो दिया है इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में कुछ संख्याएं दी हुई हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बॉक्स यहाँ पर रिक्त है। रिक्त मतलब खाली है, उसमें संख्याएं भरना है और उन संख्याओं को भरने के लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, उस विकल्प को यहाँ पर भरना है। दूसरा सवाल भी इसी के जैसा है, इसमें भी ये बॉक्स बना है, इसमें कुछ संख्याएं भरी हुई हैं और इसमें भी एक स्थान यहाँ अंत में रिक्त है, खाली है। इस रिक्त स्थान में
यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में से कोई एक संख्या भरना है। तो चलिए पहला सवाल हल करते हैं। 19 पहले बॉक्स में, उसके नीचे 7, 23 और यहाँ नीचे 11 दिया है, 25 और 13 दिया है, 29 और 17 है, फिर -29 -17 दिया है, -25, फिर यहाँ पर आपको भरना है। आगे की बॉक्स में दिया है -23 -11 -19 तो सवाल को पहले क्या करना है, पूरा पहले कंप्लीट सवाल पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है, तब उसको सॉल्व किया जाता है। आधा अधूरा सवाल पढ़कर उसका आंसर नहीं दिया जाता है। पहले सवाल को अच्छे तरीके से समझ लेना है, पूरा उसको पढ़ लेना है, फिर उसके बाद उसका आंसर देना है। 19 फिर 7 23 11 25 13 29 17, फिर इधर माइनस में संख्याएं दी हुई हैं, इधर भी माइनस में संख्याएं दी हुई हैं। तो अब यहां पर जो भरना है वहां पर आपको ध्यान देना है। यहाँ 29 और 17 दिया था, तो यहाँ -29 और -17 दिया है। यहाँ -25 दिया है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, तो 29 17 दिया था, -29 -17, इसका मतलब इधर जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो प्लस में हैं, इसके बाद इधर माइनस में संख्याएं लिखी हुई हैं। 25 माइनस लिखा है, तो यहाँ पर अगर -25 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ -13 हो जाएगा। लेकिन अभी इसको भरना नहीं है, अभी 2 बॉक्स और बचे हुए हैं, उनको भी फॉलो करवाना है। अगर एक ही रूल सभी में फॉलो हो जा रहा है तभी उसके बाद यहाँ पर भरना है। तो अभी इसको छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ -23 और -11 है, तो यहाँ 23 और 11 दिया। इसका मतलब यहाँ प्लस में दिया है वही चीज़ सेम, और इधर -23 -11, यहाँ 23 11 था तो -23 -11, फिर सबसे लास्ट में 19 और 7 दिया है, तो यहाँ -19 -7 दिया है। तो अब ये सवाल जो है ये समझ में आ गया होगा कि एक तरफ प्लस में वही चीज़ दिया है सेम, और दूसरे तरफ वही चीज़ क्या करना, हमको माइनस में भरना है। तो 25 वाला भरना है, यहाँ -25, तो यहाँ -25, तो यहाँ पर जब भरेंगे तो 13 के जगह पे यहाँ अब जो भरना रहेगा वो हो जाएगा -13। अब एक जैसा सब सवाल हो गया। 29 17 दिया था तो -29 -17, 25 दिया है और 13 दिया तो -25 और -13 हो जाएगा। फिर 23 दिया है 11 दिया है, तो -23 -11, सबसे लास्ट में 19 और 7 दिया है, तो यहाँ -19 -7। इसका मतलब जो भी संख्या भरना है यहाँ वो माइनस में भरना है, तो -13 आ गया। तो अब ये -13 आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में, ऑप्शन नंबर सेकंड में -13 है, तो इसीलिए यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा, -13 यहाँ पर भरा जाएगा। एक तरफ सभी संख्याएं पॉजिटिव हैं और दूसरे तरफ सभी संख्याएं निगेटिव हैं, केवल जहां पर प्लस था वहीं पर सभी जगह माइनस लिखा है और इसमें कुछ नहीं हुआ। दूसरा सवाल क्या है, -7 फिर इसके नीचे 5, 25 -8, 7 -5 -25 फिर 8 -13 11, 31 -14 13 -11, फिर -31 के नीचे अब यहाँ पर खाली स्थान है, तो आपको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि चिन्हों को बदल दिया है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, यहाँ पर -7 और 5 था, तो अब की यहाँ जब लिखा है तो +7 और -5 लिखा है, 25 -8 लिखा है, तो यहाँ पर क्या किया है -25 और 8 किया। संख्याएं वही हैं, सेम संख्या है, केवल चिन्ह जो है वो बदल गए हैं, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस। यहाँ पर -13 और 11 है, तो यहाँ 13 और -11 है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 31 था, तो यहाँ -31 हो गया। अब यहाँ 14 जब है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा +14, +14 हो जाएगा। 25 और 8 यहाँ है, तो 25 8 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ माइनस के साथ है तो यहाँ प्लस के साथ है, यहाँ ये माइनस के साथ है तो यहाँ प्लस के साथ है। तो 31
और 14 यहाँ पर दिया है माइनस के साथ, तो 14 यहाँ प्लस के साथ हो जाएगा और 31 प्लस के साथ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 14 जब यहाँ आया तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ऐसे ही भरना है, पहले सवाल को कंप्लीट पढ़ना है, पूरा समझ लेना है, फिर उसके बाद उसका आंसर बताना है। तो ये रहा आपका पहला और दूसरा सवाल। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तीसरा सवाल। तो चलिए देखते हैं तीसरा सवाल क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया है, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। तो ये जो सवाल दिए गए हैं इनको पूर्णांक के रूप में लिखना है। कंडीशन इसमें दिया कि पूरब को धन दिशा और समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानना है। इसके अतिरिक्त कुछ है तो वो ऋण डायरेक्शन होगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए इसके पहले कुछ बेसिक्स को समझिए, उसके बाद सवाल आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होता है इसको मान लेना है 0, 0 इसको मानना है। अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो डायरेक्शन होगा ये प्लस का डायरेक्शन होगा। सभी संख्याएं जो होंगी वो धनात्मक होंगी, सभी संख्याएं पॉजिटिव होंगी। 0 पॉइंट से जो संख्या रेखा हम लोग पढ़े हैं उसी से संबंधित चीज है। संख्या रेखा में पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े थे तो 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 1 2 3, उसमें केवल प्लस वाले ही संख्या आते थे। लेकिन पूर्णांक में क्या है कि प्लस वाले भी आएंगे और माइनस वाले, धनात्मक संख्याएं भी और ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी। तो ये 0 है और इस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे थे 1 2 3 4 5। तो ये सभी संख्याएं पॉजिटिव थी, सभी संख्याएं धनात्मक। अगर ऊपर की तरफ संख्याएं बढ़ रही हैं तो भी धनात्मक और दाहिने तरफ संख्याएं बढ़ रही हैं तो भी धनात्मक संख्या। तो इसका पॉइंट है, मेन पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे से मिल रहे हैं वो पॉइंट जो है वो 0 होगा। और 0 से ऊपर की तरफ यदि जा रहे हैं तो प्लस में सभी संख्याएं होंगी, सभी संख्याएं पॉजिटिव होंगी, धनात्मक होंगी। और 0 से दाहिने तरफ यदि जा रहे हैं तब भी सभी संख्याएं धनात्मक होंगी। लेकिन इन दोनों के विपरीत, इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में अगर 0 से बाएं तरफ कोई संख्या जा रही, किसी संख्या को बाएं तरफ ढूंढना है तो इधर की सभी संख्याएं जो होंगी वो ऋण चिन्ह के साथ मिलेंगी, ऋणात्मक संख्याएं होंगी। 0 से दाहिने तरफ प्लस और 0 से बाएं तरफ माइनस, इधर धनात्मक संख्याएं और इधर ऋणात्मक संख्याएं। ठीक उसी प्रकार से 0 से ऊपर की तरफ यदि संख्याएं हमको खोजनी है तो सभी संख्याएं इधर प्लस में मिलेंगी, धनात्मक मिलेंगी। लेकिन इसके अपोजिट में 0 से नीचे की तरफ अगर किसी चीज का बोध हो रहा तो वो -1 -2 -3 -4 -5 इसी प्रकार से संख्याएं मिलती चली। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो पूर्णांक आपसे कभी गलत नहीं होगा। केवल पूर्णांक में आपको इतना ही चीज समझना है और इसी आधार पर इतना जानने के बाद अब ये सभी सवाल या इसके बाद जो आने वाले सवाल हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको इतना कॉन्सेप्ट समझना है कि 0 से दाहिने तरफ सभी संख्याएं पॉजिटिव होंगी, धनात्मक। 0 से बाएं तरफ सभी संख्याएं ऋणात्मक होंगी। 0 से ऊपर सभी संख्याएं पॉजिटिव होंगी और 0 से नीचे सभी संख्याएं निगेटिव होंगी। अब अगर इतना बात आपको समझ में आ गया, प्रश्न को अब सॉल्व करा जाए। तो इसमें जो पहला सवाल दिया है, 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना होगा, इसको अब क्या करना है, पूर्णांक के रूप में लिखना है, पूर्णांक के फॉर्म में लिखना है इसको। तो 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान,
तो अभी को यहाँ पर बताया गया है इस प्रकार से कि अगर शून्य, ये जो पॉइंट है शून्य यहीं पर आपको मिलेगा, शून्य से नीचे की बात की गई है, तो नीचे की सभी संख्याएं माइनस, सभी संख्याएं माइनस होंगी। तो शून्य से नीचे ये आ गया वर्ड, 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना होगा, -4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि शून्य से नीचे की बात यहाँ पर की गई है। तो शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान कैसे होगा, अगर इसको पूर्णांक के रूप में लिखना तो -4 डिग्री सेल्सियस। 7 कदम पूरब, ये दूसरा सवाल है आपका, 7 कदम पूरब। तो क्वेश्चन में यहाँ सबसे ऊपर दिया कि पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानना है। तो ये जो डायरेक्शन होता है, पूरब यहाँ पर होता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर यहाँ और दक्षिण। जब भी आप डायरेक्शन पढ़ेंगे, दिशा का ज्ञान जब भी आप पढ़ेंगे, तो आपको पूरब डायरेक्शन जो मिलेगा वो 0 पॉइंट जो इसका मूल बिंदु होगा उसके दाहिने तरफ ही मिलेगा पूरब, उसके बाएं तरफ पश्चिम, ऊपर यहाँ पर उत्तर होगा और नीचे दक्षिण। ये इसका डायरेक्शन होता है इस प्रकार से। तो डायरेक्शन के लिए आपको इतना ही चीज समझना है। तो 7 कदम पूरब के तरफ, इसका मतलब +7। ये आपका दूसरा सवाल हल हो गया। अब इसके बाद तीसरा सवाल क्या है, ₹3.28 की हानि। तो लाभ हानि जब पढ़े हैं तो उसमें अगर किसी चीज का फायदा होता है तो वहां पर प्लस साइन के साथ उसको लिखा जाता है, किसी चीज का नुकसान होता है तो उसको माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पर ₹3.28 की हानि हो रही है, तो यहाँ पर जो लिखेंगे वो होगा -3.28 रुपए। इसको क्या करना है, पूर्णांक के रूप में लिखना है। तो जब 3.28 रुपए की हानि हो रही है तो हानि के लिए हमेशा माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा, लाभ के लिए हमेशा प्लस चिन्ह का प्रयोग होगा। चौथा सवाल है, यहाँ पर 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। तो पूरब दिशा को अगर धन दिशा माने हैं तो पूरब के विपरीत पश्चिम दिशा, तो उसको क्या मानेंगे, ऋण दिशा। ऐसे पूरब यहाँ पर था, पश्चिम यहाँ पर था, तो 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन मतलब इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में सभी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, तो यहाँ -18 मीटर ये हो जाएगा। पांचवा सवाल दिया है, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। तो क्वेश्चन में ही आपको दिया है कि पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानना है। तो समुद्र तल मान लीजिए ये समुद्र तल है, ये समुद्र तल है, तो इससे ऊंचाई का जो डायरेक्शन है वो हमेशा धनात्मक होगा। समुद्र तल से नीचे की बात जब होगी तो वहां ऋणात्मक चिन्ह होगा। और प्रश्न में भी आपके दिया है कि समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानना है, और ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो धन, नीचे की तरफ जब जाएंगे तो ऋण। यहां पर हो जाएगा +1000 मीटर, 1000 मीटर हो जाएगा। क्यों 1000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई को हमेशा धनात्मक चिन्ह के साथ ही लिखना है, समुद्र तल से नीचे की जो दिशा होगी उसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी समझ में आया होगा। केवल आपको कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना है, यहाँ पर 0 से दाहिने तरफ सभी संख्याएं प्लस होंगी, 0 से बाएं तरफ सभी संख्याएं माइनस होंगी, ऊपर की संख्या हमेशा प्लस और नीचे की संख्या हमेशा माइनस होगी। ये चीज इतना अगर आपको आ गया तो पूर्णांक आपको समझ में आ जाएगा। आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें, केवल इसमें आपको डायरेक्शन पता करना है। डायरेक्शन अगर आप पता कर लिए कि किस डायरेक्शन में कितना जाना है तो पूर्णांक आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये तीसरा सवाल था। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे चौथा सवाल। तो अब आगे जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं और इन सभी सवालों का योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। प्रतिलोम का मतलब होता है उसका अपोजिट लिखना है। प्रतिलोम शब्द जो है, ये जो विलोम शब्द होता है उसी का दूसरा नाम। जैसे जैसे आपका क्लास थोड़ा स्टैंडर्ड होता जाएगा तो जो भी वर्ड हैं उनका लेवल भी उसी हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ता जाएगा। तो जो विलोम शब्द होता है उसी का दूसरा नाम प्रतिलोम शब्द है। तो अब इन सवालों को कैसे हल करेंगे, चलिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं। +9 दिया है तो +9 और योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे +-9। +-9 क्यों? क्योंकि इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना। तो जो भी संख्या दिया है, जो भी संख्या या जो भी अंक दिए गए हैं उन्हीं को अपोजिट चिन्ह के साथ लिख देना है, वही आपका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो जो भी प्रश्न में दिया गया है उनका क्या करना है, आपको चिन्ह जो है उसको चेंज करके लिख देना है, वही आपका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो +9 है इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -9। ये एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हैं। +9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -9। -9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +9। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। +9 का -9 हो जाएगा, -9 का +9 हो जाएगा। तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम आएगा वो आएगा -9। दूसरा सवाल दिया है -21। तो -21 योगात्मक प्रतिलोम, इसको भी इसमें इंक्लूड करके चलना है। योगात्मक का मतलब यहाँ पर प्लस चिन्ह का यूज करेंगे। अब इसका अपोजिट आपको लिखना है। तो -21 है तो +21 लिख देंगे। तो इसका मतलब इसका -21 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, +21 हो जाएगा। फिर तीसरा सवाल दिया है +39 और इसका योगात्मक प्रतिलोम इसका उल्टा, तो -39। तो ये दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हैं। तो +39 का योगात्मक प्रतिलोम -39। फिर चौथा सवाल -41 दिया है। -41 का योगात्मक मतलब प्लस, प्रतिलोम इसका उल्टा हो जाएगा +41। तो -41 का योगात्मक प्रतिलोम +41। ये सब बातें आ रही होंगी समझ में, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। अब 91 का निकालना, +91। तो +91 का क्या करना है, योगात्मक का मतलब प्लस, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। तो +91 का अपोजिट -91। तो इसका बताना है, +91 का हो जाएगा -91 इसका योगात्मक प्रतिलोम। अगर इतना सब समझा रहे हैं तो समझ में भी आ जाना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत आसान हैं। डायरेक्ट ऐसे अगर कोई मौखिक रूप से अगर आपसे प्रश्न कर रहा है कि +9 का योगात्मक प्रतिलोम, तुरंत उसका क्या करिए, चिन्ह जो है वो बदल दीजिए। प्लस के स्थान पे माइनस और माइनस के स्थान पर प्लस चिन्ह तुरंत लगाइए। +9 का -9, -21 का +21, +39 का -39, -41 का +41, +91 का -91। अब हम प्रश्न करेंगे -10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। +10 होगा। +10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -10 होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि उसका जो चिन्ह है उसको बदल कर बताना, बदल कर लिखना है।
तो ये आपका चौथा सवाल था। इसके बाद हम लोग पांचवा सवाल लगाएंगे। पांचवा सवाल दिया है कि संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पूर्णांक दिए गए हैं। पूर्णांक मतलब कुछ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जहां भी रहेंगे सभी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो पूर्णांक दिए गए हैं और इसको संख्या रेखा पर खींचना है, संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करना है। तो +4, पहला सवाल +4। तो इसमें लाइन आपको खींचना है संख्या रेखा बनाने के लिए। जहां से ये पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर 0, फिर इसके बगल में 1 2 3 4 5 और ऐसे डॉट डॉट आगे तक। 0 से दाहिने तरफ सभी संख्याएं प्लस में होती हैं, +1 +2 +3 +4 +5। तो +4 तक संख्या रेखा खींचना है। तो यहां से 0 से 1 2 3 4, इसका मतलब यहां तक। तो इस प्रकार से ऐसे संख्या रेखा खींच लेंगे। ये आपका आंसर हो गया। एक लाइन खींचना है और उस पर 0 1 2 3 दर्शा देना है और जितना क्वेश्चन में है उतना ले जाकर इस पर मिला देना। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है -9। तो -9 खींचने के लिए यहीं पर ही डिसाइड हमको करना है कि जो संख्या रेखा बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि 0 के दाहिने तरफ सभी संख्याएं प्लस में, तो 0 से बाएं तरफ सभी संख्याएं माइनस में होंगी। तो अब की बार यहां से स्टार्ट करेंगे, 0 यहां पर मानेंगे, फिर इधर -1 -2 -3 तो यहाँ 0 पॉइंट जो है यहां से इसको इस प्रकार से ले जाना है और इसका जो तीर है वो इस डायरेक्शन में अब की बार बनाना है। जो तीर है वो डायरेक्शन बताता कि किस डायरेक्शन में हमको कितने पॉइंट तक या कितने अंक तक जाना है। तो ये जो तीर है अब की बार इस डायरेक्शन में बनाना है कि हम बाएं तरफ जा रहे हैं, और ऊपर वाला जो तीर था उससे ये प्रतीत होता है कि ये दाहिने तरफ हम जा रहे हैं। तो तीर लगाना इसमें कंपलसरी है। तीर लगाएंगे तो समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में हम किधर कितना पॉइंट जा रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल दिया है +7। तो यहाँ 0 पॉइंट मानेंगे और +7 इस डायरेक्शन में जाएंगे दाहिने तरफ। 0 1 2 3 4 5 6 और 7। एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट बना लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में जितना है उतना ही पर्याप्त है। तो 0 से +7 तक जाना है। तो 0 से +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 यहाँ तक आ गया। तो यहाँ 0 से ऐसे लाना है और 7 पर ऐसे मिला देना है और डायरेक्शन इस प्रकार से दर्शा देना है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें केवल संख्या रेखा ही बनाना है। संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो ये जो सभी पूर्णांक हैं इस पर प्रदर्शित किए जाने हैं। -3 दिया है, चौथा सवाल -3। तो -3 हल करने के लिए 0 का पॉइंट इधर -3 बनाना है। तो यहां पर मान लीजिए 0, -3 तक ही जाना है। तो 0 से लाना है, 3 पर मिला देना है, तीर ऐसे बना देना, डायरेक्शन में -3 तक जाना है। ये हो गया। फिर उसके बाद -6 दिया है।
तो -6 भी इसी डायरेक्शन में बनेगा। -6 बनाने के लिए इधर स्पेस है थोड़ा, इधर 5वां सवाल -6, तो 0 यहाँ पर मानेंगे और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब 0 से ऐसे उठाना है ले जाकर, तो संख्या रेखा खींचना बहुत आसान है, लेकिन आपको समझ में ये चीज आना चाहिए कि प्लस का डायरेक्शन किधर है और माइनस का डायरेक्शन किधर है। तो दाहिने तरफ जब जाएंगे तो प्लस वाले अंक मिलेंगे और बाएं तरफ जब जाएंगे तो माइनस वाले अंक मिलेंगे। तो ये 5वां सवाल आपका इस प्रकार से लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को अब देखेंगे। पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो संख्या रेखा है वो इस प्रकार से भी बन सकता है। संख्या रेखा का मतलब कि केवल ऐसे जो लाइन खींचा है इस पर संख्या रेखा वो भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में इस प्रकार से भी संख्या रेखा बन सकता है। ये जो ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है वो इस प्रकार से बनता है, और जो इस प्रकार से इसको क्षैतिज बोला जाता है। क्षैतिज संख्या रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा बोलेंगे। तो इस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक, तो बीच में यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है इसका मध्य बिंदु यही है 0। 0 से ऊपर की सभी संख्याएं प्लस में, 0 से नीचे की सभी संख्याएं माइनस में होती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ए बी के जैसा कुछ दिया गया है, तो इसके सहायता से यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इनका आंसर देना है। यहाँ पर पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो संख्या रेखा है इससे इन सब प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसका पहले का आंसर क्या होगा? पहला प्रश्न है ए बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु -7 है? तो +7 को देखना है, यहाँ ए पर है, इतना प्रश्न हो गया। कौन सा बिंदु -7 है? तो ऊपर की सभी संख्याएं प्लस में होंगी, तो इसके जस्ट नीचे की सभी संख्याएं माइनस में होंगी। तो देखना है कि -7 कहाँ पर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके 7 के जस्ट सामने -7 के सामने ई है, ई लेटर है। तो ए बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु -7 है? तो यहाँ पर आंसर में लिखना है ई। ए बिंदु +7 है तो -7 ई बिंदु है। दूसरा आंसर क्या है? बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? अब ये जो ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है इसमें देखना है बिंदु बी कहाँ है। तो बिंदु बी यहाँ पर है। प्रश्न में है कि किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो 0 से नीचे आएंगे तो यहाँ -1 -2 और ये -3। तो बिंदु बी जो है वो -3 पूर्णांक को निरूपित करता है यहाँ पर। तीसरा सवाल है बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। ये जो बिंदु बी है इसका विपरीत, ये -3 का है, इधर -1 और -3 पर है, तो इसका विपरीत क्या होगा? -3 का विपरीत +3। तो यहाँ ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो इधर हो जाएगा +1 +2 +3। तो +3 का जो बिंदु है वो कौन सा है? सी बिंदु है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का वो हो जाएगा सी। चौथा प्रश्न है बिंदु डी के और यल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। इसका जो पूर्णांक है उसको लिखना है कि वो कौन से नंबर पर आया है। तो बिंदु डी कहाँ पर है? यहाँ है।
तो ये +3 हो गया था, +4 +5 +6। तो बिंदु डी +5 पर है, तो इसे क्रम से ही लिखना है, डी के और यल से कौन से पूर्णांक निरूपित हो रहे हैं। तो बिंदु डी के लिए +5 है, +5 लिख देना है। फिर ऐसे कामा लगाना है यहाँ जैसे लगा है। फिर के के लिए कौन सा पूर्णांक, के कहाँ पर है, यहाँ नीचे है, तो ये -3 हो गया था, -4 -5 और ये -6। तो के के लिए कौन सा है, -5 है, तो ऐसे यहाँ पर कामा लगाने के बाद -5 लिख देना है। और यल से, तो यल कहाँ पर है, यल यहाँ पर है सबसे ऊपर, +6, तो यल का हो जाएगा +5 -5 और +6 हो जाएगा यहाँ यल के लिए +6। अगला प्रश्न है बिंदु डी के और यल के विपरीतों को बताइए। अब यहाँ इसका जो अपोजिट है उसको बताना है, यहाँ पूर्णांक नहीं बताना है, डी का अपोजिट बताना है। तो डी है आपका +5 पे, तो -5 पे चेक करना है कौन सा है, -5 पे है के, तो डी के लिए हो जाएगा इसका अपोजिट के। और फिर के के लिए बताना है आपको, तो के के लिए -5 है तो +5 डी के लिए, के का उल्टा डी और डी का उल्टा के हो जाएगा। और यल के विपरीत कौन से हैं, तो यल का +6 है, तो इसका अपोजिट -6 होगा, तो यम हो जाएगा। तो के डी और ये आपका राइट आंसर है। तो ये जो संख्या रेखा है ये ऊर्ध्वाधर है, इस संख्या रेखा की सहायता से ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनका आंसर यहाँ पर बताना है। तो ए बिंदु +7 है, तो कौन सा बिंदु -7 होगा, तो ए बिंदु यहाँ +7 है, तो -7 के लिए यहाँ ई बिंदु हो जाएगा, ई बिंदु यहाँ। बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, इसका मतलब बी जहाँ वो कौन से पूर्णांक पर है, तो -3 पर है, -3 यहाँ। बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए, तो बिंदु बी यहाँ है -3, तो +3 पर, इसके सामने सी है तो यहाँ सी लिख देंगे। डी के और यल का जो पूर्णांक है उसको लिखना है, तो डी का पूर्णांक +5 यहाँ लिख दिए, और के का -5 यहाँ है, -5 लिख देंगे, और यल का, यल यहाँ ऊपर है +6, यहाँ +6 लिख देंगे, ये इसका आंसर हो गया। डी के और यल के विपरीत को बताना है, तो डी का विपरीत हो जाएगा यहाँ +5 तो -5, इसका मतलब के, और के का विपरीत फिर से डी हो जाएगा। फिर यल का विपरीत आपको बताना है, तो यल +6 पर है तो यम -6। तो ये आपका 6वां सवाल। अब इसके बाद हम लोग 7वां सवाल क्या है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो यहाँ जो भी प्रश्न दिए गए हैं इसके बीच में कितने पूर्णांक आए हैं उन सबको लिखना है। तो -2 और +3 के बीच में क्या क्या आएगा, तो -2 और +3 इसके बीच में जितने भी संख्याएं हैं उसको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है। तो -2 के पहले आएगा -1, फिर इसके पहले आएगा 0, फिर इधर आएगा +1 +2 और इधर +3, ऐसे ही लिखना है आपको। -2 और +3 इसका मतलब -2 से जब स्टार्ट करेंगे तो हमको इस डायरेक्शन में जाना है। तो इस डायरेक्शन में जब जाएंगे तो दाहिने तरफ जब जाएंगे तो संख्याएं उधर क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो -2 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर +1 +2 +3 और ऐसे अंत तक जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में है कि ये जो संख्या दी हुई है इसके बीच की जो संख्या है उसी को केवल लिखना है। तो यहाँ से इसको ऐसे, अब यहाँ हो गया -1 0 +1 और +2, क्योंकि इसके बीच में लिखना है तो इसको छोड़ कर ही लिखना है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल, पहला आंसर आपका ये हो गया, -1 0 +1 और +2।
फिर दूसरा सवाल है 0 और 6 के बीच की संख्या लिखना है। 0 और 6 के बीच की मतलब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ प्लस चिन्ह है। प्लस चिन्ह या तो लिखा होगा या तो नहीं लिखा होगा, लेकिन दोनों कंडीशन में वो धनात्मक ही संख्या है। ऋणात्मक में हमेशा चिन्ह लगेगा, लेकिन अगर धनात्मक संख्या है तो वहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो दोनों कंडीशन में हमको इसको पॉजिटिव ही मानना है। 0 और 6, तो 6 यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हमेशा इस डायरेक्शन में, दाहिने तरफ वाले डायरेक्शन में जाना होगा। तो 0 के बाद आएगा +1, +2, +3, +4, +5 और +6 आएगा, लेकिन हमको इसके बीच की संख्या, इसका मतलब यहाँ +5 तक ही लिखना है। तो ये आपका आंसर हो गया दूसरा। तीसरा सवाल क्या है? -4 और 4 के बीच की संख्या लिखना है। तो इसका भी डायरेक्शन यही रहेगा सेम, क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहा है। -4 से प्लस, माइनस में से प्लस की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये धनात्मक दिशा में जाएगा। तो -4 से और 4 के बीच की संख्या लिखने के लिए यहाँ अब हो जाएगा -3, -2, -1 और यहाँ हो जाएगा अब 0। अब 0 के बाद इधर जितनी संख्या रहेंगी वो प्लस में रहेंगी, +1, +2 और +3, +4 यहाँ पर दिया है, तो इसके बीच की संख्या ही लिखना है, उसको छोड़कर लिखना है जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। -5 से +2 तक लिखना है। तो -5 से इधर आएंगे तो 4 होगा, -3 होगा, -2, -1, अब यहाँ हो गया 0। तो 0 जब आएगा तो 0 एक तरह से जान लीजिए ये बॉर्डर है। बॉर्डर के दाहिने तरफ सभी प्लस में रहेंगे और बाएं तरफ सभी माइनस में रहेंगे। तो यहाँ पर अब लिखेंगे +1, +2, यहाँ पर नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ 2 तक ही पूछा गया है। तो ये आपका राइट आंसर, क्योंकि इसके बीच की संख्या लिखनी है। -3 से +5, तो -3 से पहले आएंगे तो -2, -1, अब यहाँ बॉर्डर पर पहुँच गए 0 पर। 0 से इधर जब आएंगे तो +1, +2, +3 और +4, +5 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ। लास्ट सवाल यहाँ दिया है -8 और 4 के बीच की संख्या लिखना है। तो -8 से पहले -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, अब यहाँ आ गया 0। तो 0 के बाद आएगा +1, +2 और +3, 4 यहाँ पर दिया ही है और इसके बीच की संख्या लिखना है। तो इसी प्रकार से आपको किसी भी पूर्णांक का अगर बीच की संख्या लिखना है तो इसी प्रकार से लिखेंगे। 2 पूर्णांक कोई दिए हैं, उनके बीच की संख्या लिखना है तो ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर कोई भी संख्या दिया हो उसका पूर्णांक लिखने के लिए पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कितना पॉइंट जाना है। यहाँ -2 दिया है, यहाँ +3, तो इसका मतलब हमको जाना है धनात्मक दिशा में, दाहिने तरफ जाना। अगर किसी सवाल में यहाँ माइनस होता, प्लस से माइनस की तरफ, तो हमको डायरेक्शन ये बाएं तरफ जाना होगा। तो सभी के लिए यही डायरेक्शन यहाँ पर यूज हुआ, इसी डायरेक्शन में हम यहाँ पर जाएंगे। 8वां सवाल दिया है निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। तो यहाँ जो संख्या रेखा बना है इसकी सहायता से ये जो नीचे प्रश्न है इसको हल करना है। तो ये संख्या रेखा हो गया और इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े, ये जो इसका पेयरिंग दिया हुआ है यहाँ पर, इन जोड़े के बीच के पूर्णांकों 2 और 5 के बीच में जो पूर्णांक होंगे उसको आरोही, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो ये आपका संख्या रेखा हो गया और इसके बीच की जो संख्या है, जो पूर्णांक है, उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसका जो सल्यूशन होगा 2 और 5, तो 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो इसके बीच की संख्या को आरोही बढ़ते हुए क्रम में, तो 3 और 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। +3,
के बीच की संख्या ही केवल लिखना है और बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो 3 के बाद ही 4 आएगा, तो यही इसका आरोही क्रम हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर -4 से 0, तो -4 यहाँ पर आपका दिया है और 0 यहाँ है, इसके बीच की संख्या को लिखना है आरोही क्रम में लिखना, आरोही मतलब छोटे से बड़े क्रम में। तो यहाँ पर जो -3 है ये छोटा है -1 से, -3 जो है वो 2 से भी छोटा है, -3 इन दोनों से छोटा है, माइनस में जो साइन होता है उसका मतलब वो संख्या छोटा है, -3 जो है वो छोटा है, तो इसको सबसे पहले। अब इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा -2 है, इससे बड़ा कौन है तो -1 है, और इससे भी बड़ा क्या है 0 है। फिर इधर जो संख्या है ये आपको आरोही क्रम में ऑलरेडी दिया है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। इधर से जब गिनेंगे तो ये संख्याएं बड़ी हैं, इधर घटते हुए क्रम में है सभी संख्याएं, और इधर बढ़ते हुए क्रम में। इधर की जो संख्याएं हैं ये आरोही क्रम में है, और इधर की जो संख्याएं हैं ये अवरोही क्रम में दिया गया है, अवरोही क्रम, इधर भी और इधर अवरोही संख्या। तो यहाँ जो सवाल दिया गया है इसमें -3 सबसे छोटा है, इससे बड़ा है -2 और इससे बड़ा है -1, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर 3 और 8 के बीच की जो संख्या है उसको लिखना है, तो 3 यहाँ है और 8 यहाँ, ये दोनों संख्याएं हैं। तो 3 और 8 के बीच की संख्या है 4, 5, 6, 7, तो इसको लिखना है +4, +5, +6, +7। प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख, दोनों कंडीशन में पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन जो संख्याएं माइनस में है वहां माइनस लगाना कंपलसरी है। फिर इसके बाद 0 से 4 तक जाना है, 0 यहाँ है और 4 यहाँ है, इसके बीच की जो संख्याएं हैं 0 और 4 की केवल 1, 2, 3, प्लस प्लस, तीनों जगह प्लस प्लस। अगला प्रश्न दिया है -5 और -2, इसका मतलब यहाँ से -5 और यहाँ माइनस, ये दोनों संख्याएं केवल इसके बीच में है, तो यहाँ इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा -4, -3। आखिरी प्रश्न दिया है -1 और 4 के बीच की संख्या, तो यहाँ से -1 और यहाँ 4, तो इसके बीच में आ जाएगा 0, 1, 2, 3, इतना संख्या है, तो इसका सॉल्यूशन होगा 0, +1, +2, +3, +4। प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन में प्लस रहेगा, लेकिन जो माइनस साइन के साथ है वहाँ माइनस लगाना कंपलसरी है। तो ये आपका 8वां सवाल हो गया। तो अब करेंगे निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और ये 2 लाइन खींचा हुआ है, इसके बीच में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। इस लाइन का मतलब होता है निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान इसको कहते हैं। हायर क्लासों में जब आप जाएंगे तो इसको कहेंगे मॉड, मॉड इसको बोला जाता है, MOD, और हिंदी में इसको निरपेक्ष मान से प्रदर्शित करते हैं। ये सिंबल अगर कहीं आपको दिख गया तो इसका मतलब इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी चिन्ह यहाँ रहेगा सबको ये प्लस में कर देगा। -13 है तो यहाँ +13 हो जाएगा, और जो प्लस में है, ये पहला सवाल आपका यहाँ हल हो गया। -13 है तो ये +13 हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे +13, ये आपका आंसर हो गया। जो माइनस में है उसको प्लस तुरंत कर देगा, और जो ऑलरेडी प्लस में है वो प्लस में ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ये दूसरा आंसर हो गया। इन दोनों लाइन के बीच में अगर निगेटिव साइन के साथ कोई संख्या लिखा हुआ है
तो उसको तुरंत वो किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। -13 है तो ये +13 हो, और +13 को ऐसे जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में इसका आंसर लिख देना है। जो प्लस है वो ऑलरेडी प्लस ही रहेगा, सभी जगह प्लस रहेगा, लेकिन जो माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा प्लस। 37 माइनस में था, इधर 37 प्लस। इस चिन्ह का मतलब कि मॉड, मॉड मतलब निरपेक्ष मान। उस अगर माइनस में कोई भी संख्या, कोई भी अंक दिया है, वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। जीरो का जो होगा मॉड वो जीरो ही होगा। जीरो प्लस माइनस नहीं होता, जीरो तो जीरो ही होगा। जीरो यहाँ है, जीरो यहाँ है, तो जीरो यहाँ पर भी रहेगा। -47 तो ये +47 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखना +47, ये आपका। 101 दिया है प्लस चिन्ह के साथ, तो 101 का 101 हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख देंगे +101, तो ये आपका आंसर हो गया। ये 9वां सवाल है। 9वां सवाल में निरपेक्ष मान आपको बताना है। निरपेक्ष मान में अगर कोई भी संख्या लिखा है मॉड के अंदर माइनस चिन्ह के साथ, तुरंत उसको प्लस में बदल देगा। तो इसके बाद हम लोग 10वां प्रश्न अब देखेंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। पहला सवाल है, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है? तो पूर्णांक का मतलब होता है सभी संख्याएं। पूर्णांक का मतलब मान लीजिए यहाँ शून्य है, तो इधर आएंगे तो +1, +2, +3, और इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। तो प्रश्न में सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, सबसे छोटा ये शून्य ही है? तो नहीं, क्योंकि शून्य के इधर भी तो बहुत सी संख्याएं हैं और माइनस इनफाइनाइट तक हैं, तो ये कथन आपका हो जाएगा असत्य। असत्य कथन हो जाएगा, गलत। शून्य सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इससे भी बहुत छोटे छोटे पूर्णांक इधर आपको बाएं तरफ मिल जाएंगे। दूसरा सवाल है, शून्य का विपरीत नहीं होता है। शून्य का विपरीत का मतलब, जैसे शून्य है तो इसका विपरीत क्या होगा, -0, तो ऐसा होता है कहीं? ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा है कि शून्य का विपरीत नहीं होता है, तो ये कथन हो जाएगा सत्य। शून्य का विपरीत नहीं होता है, तो ये कथन हो जाएगा सत्य। तीसरा सवाल दिया -17, ये जो चिन्ह है ये बड़े का चिन्ह है, ग्रेटर देन। -17 बड़ा है -5 से, तो नहीं बड़ा है, छोटा है। -5 के बाद जितने भी संख्या है सब इसी से छोटे रहेंगे, इससे छोटे रहेंगे सब, क्योंकि माइनस चिन्ह है ना, तो इससे छोटे सब इधर के रहेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि ये ग्रेटर देन, ये संख्या इससे बड़ा है, तो नहीं बड़ा है, तो ये हो जाएगा असत्य। फिर चौथा सवाल दिया है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो योगात्मक प्रतिलोम हम लोग पढ़ चुके हैं। एक धनात्मक पूर्णांक माइनस, इसमें नहीं +3 होगा, योगात्मक प्रतिलोम इसका बताना है। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या है, ऐसे -3 होगा। तो अब यहाँ पर इसको देखकर समझिए, एक धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम इसका -3 है, इससे बड़ा होता है। तो -3 से बड़ा +3 है यहाँ पर कि नहीं, तो है, तो इसीलिए हो जाएगा सत्य, सही हो जाएगा। अब से सवाल समझिए, एक धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब उसका उल्टा, तो योगात्मक प्रतिलोम ये हो गया इसका, इससे बड़ा होता है, तो ये -3 है, इससे बड़ा +3 है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये कथन सही है। फिर एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो ऋणात्मक पूर्णांक कोई ले लीजिए, -3 यहाँ पर ले लीजिए, या दूसरा कोई ले लीजिए -4, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा +4, इसका योगात्मक प्रतिलोम +4। तो यहाँ पर एक ऋणात्मक पूर्णांक
अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो +4 से बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा -4। तो यहां पर यह कथन हो जाएगा असत्य, गलत। आपसे एक बार समझिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक ये हो गया। अपने योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम में इसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है, तो +4 हो जाए। तो +4 से बड़ा होगा यहाँ पर कि नहीं, तो +4 से बड़ा नहीं होगा, +4 है, ये बड़ा है इससे, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न है, शून्य एक पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है शून्य एक पूर्णांक? शून्य यहाँ है बीच में, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। मेन तो यहाँ पर शून्य ही है, और यहाँ क्वेश्चन में कहा कि शून्य एक पूर्णांक नहीं है, और सबसे मेन यही है शून्य, क्योंकि शून्य से जब दाहिने तरफ जाएंगे तो इधर प्लस वाले और इधर माइनस वाले मिलेंगे, तो ये इसका मेन बॉर्डर यही है। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, तो ये कथन हो जाएगा सत्य, क्योंकि शून्य है, ये कभी +0 या -0 नहीं होता, शून्य तो शून्य ही होता। तो यहाँ पर प्रश्न में कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, तो दोनों कंडीशन में शून्य होगा, तो इसका मतलब ये कथन सत्य है। तो ये आपका 10वां सवाल था। और जो प्रश्नावली 3A अभ्यास 3A है, इसको हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर इसमें कोई सवाल आपको नहीं समझ में आया है, या थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, या समझने में परेशानी हो रही है, तो आप उस सवाल को कमेंट में जरूर पूछिए, और आपके समस्या का समाधान वहां पर जरूर किया जाएगा, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तो आपको चीजें समझाने की पूरी जिम्मेदारी है। तो सवाल आप छोड़ेंगे नहीं, कमेंट में आप जरूर पूछेंगे उस सवाल को।